हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 लॉन्ग आंसर टाइप सीरीज। सो मैंने आपको एमसीक्यू सीरीज में ये कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे और शॉर्ट आंसर में भी बताया था कि जहां भी हमको इनकी ज़रूरत पड़ेगी हम वापस रेफर करेंगे। और आपको अगर फिर से रिवाइज करना है तो बेस्ट वे इस चैप्टर के साथ यही है कि आप एमसीक्यू वाला जो वीडियो है सबसे पहले उसको रेफर करो, बेसिक कंसेप्ट रिवाइज करो और फिर ये शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर की तरफ अपन जाएंगे। तो ये सब जब आप रिवाइज कर लोगे तो सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में आपको फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए और फिर आपको विजुलाइज करते आना चाहिए कि प्रॉब्लम में आपको कहाँ क्या रिप्लेस करना है, कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है। जैसे किंग और क्वीन प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, तो फिर आप इजीली इसके प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो अब कुछ अच्छे 5 क्वेश्चन हम करते हैं लॉन्ग आंसर के, जिससे वाला चैप्टर हमारा कवर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज इवेल्युएट dx 1 + tan x। तो दिखने में तो आपको एकदम हलवा लग रहा होगा कि ये क्या क्वेश्चन है, सिर्फ tan x से हो जाएगा सॉल्व, लेकिन ये नहीं होगा। इसके लिए भी आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन वगैरह करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये केस है अपना इनडेफिनेट इंटीग्रल का। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम जो आपकी होंगी इस चैप्टर में इनडेफिनेट की ही होगी। डेफिनेट वाले काफ़ी इजी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो इनडेफिनेट का ये अपना पहला क्वेश्चन है। तो अब इसमें आपको विजुलाइज करना पड़ेगा कि मैं कैसे इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में बनाऊं। तो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का मिलता है, तो मैं आपको थंब रूल बना रहा हूँ, अगर आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रॉब्लम मिले इंटीग्रेशन का, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन और कॉस के फॉर्म में उसको डिकम्पोज करने की कोशिश करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा tan x है, तो tan x को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन बाय कॉस लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे वही रिप्लेसमेंट मारूंगा। तो अगर मैं साइन कॉस यहाँ पे लिखूंगा तो साइन कॉस और कॉस यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिकम्पोज होके cos x dx और नीचे आ जाएगा cos x + sin x। पर इससे भी हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो फर्दर हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे न्यूमरेटर को। कैसे मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, ऊपर मेरा cos x है ही, देखो। तो अगर मैं cos x + cos x एक बार और लिख दूँ तो 2 cos x हो जाएगा और नीचे 1/2 कर दूँ तो वापस से मेरा पुरानी स्टेटमेंट बन जाएगा, दैट इज cos x dx और नीचे क्या है, sin x + cos x। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने इसको ऐसा लिखा। और अगर मैं sin x प्लस और sin x माइनस लिख दूँ तो भी कोई हर्जा नहीं है। क्यों? क्योंकि क्रॉस होके वो वापस से cos x ही बन जाएगा। तो ये हमने कर लिया। फिर हमने क्या किया, इनको अलग लिखा और इनको अलग लिखा। तो अगर मैं इनको अलग लिखूंगा तो ये 1 होकर dx बन जाएगा और ये वाला मेरा इधर तक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर सॉल्व करूं फर्स्ट इंटीग्रल को तो बहुत इजीली क्या होगा, dx का x आ जाएगा, यानी कि x/2 हो जाएगा फर्स्ट वाला। और अब हमको डील करना है सेकंड वाले के साथ। तो अब सेकंड वाले के साथ हमको डील करना है, कैसे करें। तो उसमें देखो बेसिक्स हमको दिख रहा है कि हम क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म को t मान लेंगे, जो कि हम हमेशा करते आते हैं। जब भी हम इंटीग्रेशन में करते हैं तो हम dx dt के साथ प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसको मैं t मानूं और डिफरेंशिएट करूं तो cos x का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, -sin x। ठीक है, और sin x का मेरा आ जाएगा cos x। इसको मैं ऐसे लिख दूं cos x - sin x तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये देखो dx वाला टर्म मेरे को मैच हो गया वैसे ही का वैसा। तो मैंने क्या रिप्लेस मारा यहाँ पे, मैंने रिप्लेस मारा cos x + sin x को t के बराबर। तो जो मेरा dx dt आया वो किसके बराबर आ गया, मेरा cos x - sin x के, जो ऊपर वाली टर्म मेरी लिखी ही हुई थी। तो अब ये इजीली क्या बन गया, ये चीज सॉल्व होके dt और 1/t बन गया मेरा। सिंपल सा इंटीग्रल अब ये बन गया। ठीक है, तो अब इसको मैं कैसे सॉल्व कर लूंगा, t का मेरे को पता है कि log mod ऑफ t आ जाता है और +c2, क्योंकि इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हमारा चलता रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, वापस पुट बैक कर दूंगा, पुट बैक द वैल्यू ऑफ व्हाट t की वैल्यू में वापस पुट बैक कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log cos x + sin x + c2। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका चलता ही रहेगा, जब भी आप कुछ सॉल्व करोगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन चलेगा। अब देखो दोनों को क्लब करिए तो वापस c1 लिख दिए। क्यों? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप c1 + c2 करो, c3 करो या फिर एक c लिख दो, उससे कोई चेंज नहीं आएगा आपके आंसर में। तो दोनों को क्लब करके अब वापस से मैंने c कर दिया यहाँ पे। तो आपका जो फाइनल आंसर बना वो क्या बना, x/2 1/2 log cos x + sin x ऐसे। तो इस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स के साथ डील करना है। आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, आपको ट्रिक्स पता होनी चाहिए, तब जाके आपसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बनेगा और हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि टफेस्ट क्वेश्चन होते हैं। जब आप ये क्रैक कर लोगे तो आपको ही मजा आने लगेगा सॉल्व करते करते।
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज dx। अब इस तरीके का कुछ फॉर्मेट बन रहा है। अब देखो डिकम्पोजिशन वाले रूल का बन रहा है, और डिकम्पोजिशन वाले रूल में मैंने बताया था आपको कुछ फॉर्मेट्स कि अगर डायरेक्ट नीचे न्यूमरेटर बन रहा है तो हम a और b कंपेयर कर लेते थे। स्क्वायर बन रहा है तो एक बार नॉर्मल डिनोमिनेटर आता था, फिर स्क्वायर आ जाता था। कॉम्बिनेशन भी हमने चेक किए थे। अब एक देखा था जब स्प्लिट होगा ही नहीं, तो अब उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को हमको रीराइट करना पड़ेगा। हम क्या करना चाहते हैं कि एक स्क्वायर वाला, कि जो हमारे फॉर्मूलेस थे ना स्टैंडर्ड a माइनस एक्स स्क्वायर, a प्लस एक्स स्क्वायर, इस वाले हम कुछ फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ प्ले करेंगे। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या है, ये दिया हुआ है। अब मैं इसको 3 कॉमन निकाल लिया यहाँ पर, ठीक है, तो ये ऐसा कुछ बन गया। अब मैं इसको स्क्वायर रूट फॉर्म करने की कोशिश करूंगा। तो ये आप बैठ के नॉर्मली घर में आराम से सॉल्व कर सकते हो। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस 17/6 का स्क्वायर। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आपको रिवर्स करके प्रोसेस कैसे भी करके स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर बनाने के लिए आपको क्या ट्रिक पता होती है कि a स्क्वायर यहाँ पे बनाना है, ठीक है, 2ab आना चाहिए और b स्क्वायर आना चाहिए। तो आप इसको फ्रीज करके 13/6 को b स्क्वायर अगर मान लोगे तो a और b की वैल्यू आपको वैसे ही मिल जाएगी। तो ये ऐसे करके आपको सॉल्व कर लेना, और फिर बचा वाला जो टर्म होगा वो आप इक्वेट कर दोगे ताकि ये वैल्यूज सेम रहें। तो ये -17/6 का स्क्वायर बन रहा है। तो ये देखो, ये चीज़ अब मेरी वैल्यू रेड्यूस हो गई यहाँ तक। तो अब मैं इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 1/3 ये वाला फॉर्मेट, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है तो 3 1/3 हो गया और वैल्यूज आ गई। अब क्या है, फिर से हमको रिप्लेसमेंट मानना है। अब हमको ऐसे रिप्लेसमेंट मानना है कि हमारा कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, x प्लस 13/6 को ही t मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब अपन dx निकालेंगे तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा, dx dt के बराबर आ जाएगा। dx dt बराबर आ गया, कांस्टेंट ये t स्क्वायर हो गया, ये कांस्टेंट था। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद करो जो मैंने बेसिक कंसेप्ट बताया था, ये वाला, कि जब भी अपने को ऐसा फॉर्मेट मिलेगा तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, dt t स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1/2a log t माइनस a अपॉन t प्लस a प्लस c। तो मॉड में ये वाला फॉर्मूला हमारा यूज होगा। अब t हमारा हमको यहाँ पे मिल चुका है, यही सिंपल सा है। a की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या है, मगर a स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या चल रही है, 17/6। तो ये वाला जो फॉर्मेट है हमारा, ये सॉल्व होके मैं लिखूँ अगर, तो क्या आएगा, a अपॉन 2 इंटू 17/6 ऊपर आ गया मेरा, लॉग वैसे ही का वैसे ही, t माइनस a क्या है 17/6, नीचे t प्लस 17/6 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये देखो ये बन गया हमारा। लेकिन अब हमको वापस से t की वैल्यू भी रिप्लेस माननी होगी। क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ये नहीं गिवन थी, हमको x के फॉर्म में देना था। तो इस चीज के लिए हम निकाल दिया, 1/3 वहां पे ऑलरेडी था, तो 1/3 ऑलरेडी था, 17/6 2a सब आ गया। अब इसको आप सॉल्व ऊपर करके कर सकते हो, 6 ऊपर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कुछ कितना 17 ही नीचे रह जाएगा। तो ये सब आप न्यूमेरिकली सॉल्व करके t की वैल्यू अपन को वापस से पुट कर देंगे। और t की वैल्यू अपन ने क्या मानी थी, x प्लस 13/6 को हमने t माना, तो x प्लस 13/6 को वापस से रिप्लेस करना है यहाँ पे। तो ये सब आप सॉल्व करके जब आप करोगे, ये 6 से 6 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/17 3x माइनस 2 ये सब जो सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर जो आपका निकल के आएगा ये आएगा। तो हमको इसमें समझने की बेसिकली जरूरत क्या थी कि हमको कैसे इस चीज को डिकम्पोज करना है इस फॉर्मेट में, और फिर हमको क्या दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए था। ये रिडक्शन फॉर्मूला हमको याद होता तो हम वापस से इस चीज में पुट अप करके वैल्यूज और सॉल्व कर लेते। मैंने आपको बताया कि ये वाले पूरे चैप्टर ही ऐसा चलेगा कि आपको फॉर्मूले से स्टैंडर्ड याद होना चाहिए, फिर विजुअलाइजेशन आपका काम करना चाहिए कि किस चीज को मेरे को कहाँ रिप्लेस करना है और वैल्यूज कहाँ आएंगी, और फिर प्लस सी इसको लगाना नहीं भूलना है। अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा तो इस सी के आपको -1 हो सकता है, तो सी कभी भी लगाना आपको भूलना नहीं, तो सी की वैल्यू आपको हमेशा पुट करनी है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इवेल्युएट x प्लस 2 dx यूजिंग डिकम्पोजिशन। अब ये देखो डिकम्पोजिशन का अनदर फॉर्मेट आ गया। कैसा वाला फॉर्मेट आ गया कि ऊपर भी कुछ वैल्यूज हैं और नीचे भी हैं, और नीचे फैक्टराइज नहीं हो रहा होगा आपका। तो इस न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर वाला आपका फॉर्मेट आ गया है कि हमको अब क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू राइट डिनोमिनेटर इन टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर समथिंग वैल्यू टाइम्स, हमको न्यूमरेटर के बराबर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, ये अब ये वाला डिकम्पोजिशन डायरेक्ट इसने दे दिया, तो हमको पता है कि भाई ट्रिक तो डिकम्पोजिशन वाली लगेगी। कैसे लगेगी डिकम्पोजिशन, ये फॉर्मूले से होता है पार्शियल फ्रैक्शंस के।
कैसे पार्शियल फ्रैक्शन लगता है कि न्यूमरेटर तो आप डायरेक्ट लिखो और डी वाई बाई डी एक्स लो, डिनोमिनेटर का प्लस बी करो, तो इस चीज़ का डी वाई बाई डी एक्स प्लस बी इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स हम इस चीज़ का कर लेंगे, करेंगे डी वाई बाई डी एक्स तो क्या आएगा, 2x² का आ जाएगा मेरा, 2 2 जा 4 और x आ जाएगा, तो 2 2 जा 4 और 4x, 6x का मेरा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 का मेरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि a 4x प्लस 6 प्लस b इज इक्वल टू x प्लस 2 के बराबर हो गया। अब मैंने आपको बताया था सिंपल ट्रिक, अब क्या करो, कोफिशिएंट मैच करो। तो अगर मैं x के कोफिशिएंट की बात करूं तो देखो 4 टाइम्स ऑफ a इंटू एक्स बन रहा है x के बराबर, ठीक है, यानी कि इन दोनों का कोफिशिएंट मैच खाना चाहिए, तो 4a हो जाएगा 1 के बराबर और 6a प्लस b मेरा बन रहा है किसके बराबर, 2 के बराबर, तो मेरा 6a प्लस b 2 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मेरे को a की वैल्यू 1/4 मिल गई, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा और b की वैल्यू निकाल लूंगा, तो यहाँ से मेरे a और b आ गए। अब मैं क्या करूंगा, वापस से स्प्लिट करूंगा इंटीग्रल को, किस फॉर्मेट में, ax प्लस b के। तो देखो यहाँ से मेरे को इस चीज की वैल्यू निकल आई है, a डी वाई बाई डी एक्स, कितना यहाँ बन रहा है, 4x प्लस 6 बन रहा है, और मेरे को a की वैल्यू पता है दैट इज 1/4, 4x प्लस 6 डिनोमिनेटर, और b की वैल्यू मेरे को पता है, b की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है, 1/2 आई है, तो मैं 1/2 लिख दूंगा डायरेक्ट और यहाँ पे लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि वो पूरी वैल्यू। ये देखो हमने इंटीग्रल को इस फॉर्मेट में स्प्लिट कर लिया है, ठीक है, स्प्लिट करके हमको इंटीग्रल को हमने इस वाले फॉर्मेट में लिख लिया है, दैट इज 1/4 4x प्लस 6 dx प्लस 1/2 और वहां पर आ गया हमारा नॉर्मल इंटीग्रल दैट इज 2x² प्लस 6x प्लस 5, जो कि इनिशियली ही था हमारा 1/4 और 1/2 हमारी वैल्यूज हमको पता है। तो अब देखो इंटीग्रल अब किस फॉर्मेट में हमारा ब्रेक डाउन हो गया है, ये ब्रेक डाउन हो गया है 1/4 टाइम्स ऑफ I1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ I2। अब हम इसको अलग अलग करके सॉल्व कर लेंगे, जैसे हम पहले वाले को पकड़ते हैं, तो अगर हम इस चीज को t माने, इसीलिए हमने वो dx वाला टर्म यूज किया था, तो ये इस चीज को t माना था, तो ये dx बाई dt वाला डायरेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे dt हो जाएगा 1/2, log से आप रिप्लेस करोगे डायरेक्ट I1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। I2 के लिए अब क्या करना है, I2 के लिए हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, क्यों, फिर से वापस से वही वाला पिछला वाला प्रॉब्लम, अगर कुछ भी नहीं है न्यूमरेटर में तो हमको इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो स्क्वायर बनेगा 3/2 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस 1/2, इस चीज को आप ऐसे ही वापस से लिख दोगे और फिर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सबसे सिंपल है tan का, अगर इस चीज को आप विजुलाइज करोगे तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, x² प्लस स्क्वायर, ये तो a यहाँ पर आपका बन रहा है 3/2, सॉरी ये पूरे x वाले टर्म में है, तो इस चीज को आप आपस में सॉल्व करके रिप्लेस मार दोगे इस वैल्यूज से, तो स्टैंडर्ड आपका ये वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि a क्या है और आपका x क्या है, तो x वाला टर्म तो मेरा यही का यही बन जाएगा डायरेक्ट, ठीक है, और a यहाँ पे मेरा बनेगा क्या, 1/2, तो a की वैल्यू यहाँ पे मैंने 2 रख दी, tan इनवर्स इसको सॉल्व करके 2x प्लस 3, तो मेरा सॉल्व होके फाइनली प्रॉब्लम क्या आ जाएगा, कंबाइन करके रिजल्ट दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज जो पहला वाला लॉग वाला टर्म और फिर tan वाला, तो दोनों को ऐड करके जो हमारा बनेगा दैट विल बी अवर फाइनल आंसर। और फिर ध्यान से लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो c हमको याद से लगाना ही। तो फिर से मैंने आपको बताया सबसे पहले हमको इन सब प्रॉब्लम्स में क्या करना पड़ रहा है, विजुलाइज करके डिकम्पोज करना पड़ रहा है, फिर हमको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद होने चाहिए, अगर हमको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद हैं तो उसकी हेल्प से हम सिंप्लीफाई करके फिर इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज x sin इनवर्स x dx अपॉन 1 माइनस x यूजिंग इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स। तो ये देखो इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हमें इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स वाले में मेरे को अगर u v डैश करके मिल जाए और मेरे को इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स निकालना हो, यहाँ पे u पहला फंक्शन हो और v दूसरा, तो आप इसका करते हो तो कैसा आता है, पहला फंक्शन वैसे ही वैसे दूसरे वाले का इंटीग्रेशन v डैश का v आ जाएगा, फिर इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन दूसरे वाले का इंटीग्रेशन यानी कि v का होल इंटीग्रेशन, तो ऐसे करके ये फॉर्मेट चलते रहता है। तो यही वाला हम यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज होने वाला है। और एक चीज और आपको दिख रही होगी कि अगर मैं x sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को विजुलाइज करूं तो x और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इससे कुछ दिख रहा है, ये साइन इनवर्स के ही आपस में फॉर्मूले हैं, तो मैंने आगे लिखे ही हुए हैं कि ये आप डी वाई डी एक्स और साइन इनवर्स x करोगे तो ये चीज आपकी बन के आएगी, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस चीज से भी हमको आगे हेल्प मिलने वाली है। तो अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं,
विजुलाइज कर रहे हैं कि पहला फंक्शन क्योंकि इनवर्स होता है, जब मैं आइलेट यूज करता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि इनवर्स सबसे पहला फंक्शन होता है, यहाँ पे साइन इनवर्स आपका पहला फंक्शन हो जाएगा, लॉगरिथमिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री। तो दूसरा वाला जो होगा वो हो जाएगा आपका दूसरा फंक्शन, दैट इज अलजेब्रिक। तो ये वाला मेरा हो जाएगा दूसरा फंक्शन, ठीक है। uv डैश, तो मेरा सेकंड फंक्शन क्या है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखो अगर जब इंटीग्रेशन में लगाऊंगा तो ये मैंने आपको आगे भी बताया, ऐसे करके इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स लग जाएगा, यानी कि इस चीज की मैं अगर वैल्यू निकाल लूँ तो ये वाला मेरा आंसर आ जाएगा। तो देखो हम क्या करते हैं, सब की वैल्यूज निकाल के इसमें पुट करने की कोशिश करते हैं। तो v की वैल्यू क्या है, अगर अंडर रूट ऑफ ये है, मैं मान लूँ v की वैल्यू है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ये v की वैल्यू है मेरी, और मैं इसमें t को रिप्लेस मारूँ 1 माइनस एक्स, यानी कि इस चीज को मैं t ले लूँ, तो मेरा dt क्या आएगा, माइनस 2x dx आएगा, और ऊपर वाले x को वो लेके सॉल्व हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो इसको मैंने t मान लिया, तो ये वाली चीज देखो dt बन गई, ठीक है, और ये माइनस 1 बाय अंडर रूट टी स्क्वायर। अब अंडर रूट टी का अगर मेरे को निकालना है, यानी कि t की पावर क्या है 1 बाई 2 है, तो इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए, अगर मैं t की पावर सॉरी यहाँ पे माइनस 1 बाई 2, क्योंकि नीचे रूट है, t की पावर माइनस 1 बाई 2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, तो नीचे आ जाएगा 1 बाई 2 और ऊपर क्या आ जाएगा प्लस t 1 बाई 2, यानी कि अंडर रूट टी इंटू 2, तो 2 अंडर रूट टी बन जाएगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये देखो माइनस अंडर रूट टी, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ था, और t हमने क्या माना था 1 माइनस एक्स स्क्वायर माना था, तो ये हमने सॉल्व करके v की वैल्यू भी निकाल ली, ठीक है। v डैश हमको पता था, v डैश क्या था, ये था, तो हमने v की वैल्यू निकाल ली। v डैश हमने किसको एज्यूम किया था, इसको एज्यूम किया था, तो हमने v की वैल्यू निकाल ली, दैट इज हमने इंटीग्रेशन कर लिया इसका और v निकाल ली। तो हमको v की वैल्यू पता है और u की वैल्यू तो हमको पता ही है, क्योंकि u की वैल्यू हमने किसको u माना है, साइन इनवर्स x को। अब हमको u डैश निकाल लेना है, u डैश यानी कि साइन x का, अब हमको डिफरेंशिएशन यहाँ पे निकाल लेना है, इधर पे हम, ठीक है। तो साइन x का डिफरेंशिएशन निकाल लें, तो साइन x डिफरेंशिएशन हमको पता है क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखो हमको u डैश की वैल्यू पता चल गई, तो हमको u डैश भी पता चल गया, v की वैल्यू भी हमको पता है, हम वापस पुट बैक कर दें तो हमारा प्रॉब्लम ही नहीं बन जाएगा, वापस से u को हम साइन इनवर्स x रखा था, माना था हमने, सब्स्टिट्यूट बैक किया, u डैश को ये किया और v को इनटू द फॉर्मूला अगर कर लें तो ये देखो ये सॉल्व होके u इधर आ गया, v डैश का v आ गया इधर, और इंटीग्रेशन ऑफ पहले वाले का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ये आया था, हमने सॉल्व किया था v का, ये आ गया v का इंटीग्रेशन यहाँ पर। तो अगर मैं ये वैल्यूज पुट कर दूं यहाँ पे, तो ये देखो ये वाला टर्म तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हुआ ये, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस साइन में बाहर ले लूँ तो प्लस 1 dx, और इस चीज का मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा 1 का तो माइनस x आ जाएगा, माइनस यहाँ पे प्लस। तो ये देखो ये पूरा आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व हो चुका है। सो दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरीके से आप बाय पार्ट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, मगर आपको ये स्टार्टिंग का जो ये विजुअलाइजेशन है ये आपका तगड़ा होना चाहिए, कि आपको दिखना चाहिए कि मैं u और v डैश को क्या रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, फिर मेरा फॉर्मूला किस तरीके से कन्वर्ज होगा। तो अगर ये सब आपको क्लियर है तो फिर तो इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि आपको सारी वैल्यूज पता है, u v अब मैंने वापस यहाँ पे पुट कर दिए हैं, तो देखो आप इजीली हम सॉल्व कर पा रहे हैं, u की वैल्यू हमको पता है, v की वैल्यू पता है, हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पुट करके और निकाल दिए, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे बन क्या रहा है, u v माइनस u डैश p, ठीक है, वैल्यूज पुट हुई हैं और फिर आंसर आ गया अपना। तो इस तरीके से आप बाय पार्ट्स को यूज कर सकते हो। नाउ द नेक्स्ट एंड अवर वेरी लास्ट प्रॉब्लम, दिस वन इज आल्सो गुड प्रॉब्लम। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल की है। अब ये देखो फिर से tan x आ गया। मैंने आपको ट्रिक बताई है कि जब भी अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, कॉस और साइन ला के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि कुछ सिंप्लीफिकेशन हो। तो अब यहाँ पर अगर मेरा dx है और 1 प्लस रूट tan x है और मैं tan x को किससे रिप्लेस करूँ, साइन x बाय कॉस x से, तो नीचे देखो क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ साइन x कॉस x का एलसीएम हो जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस x।
ठीक है, ये देखो। नेक्स्ट अब मैं क्या करने वाला हूँ, प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ। कौन सी वाली? अवर किंग प्रॉपर्टी। मैंने बताया था आपको कि जहां पे भी डेफिनेट इंटीग्रल यूज होगा वहां पे हम किंग प्रॉपर्टी यूज करने की कोशिश करेंगे। तो किंग प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए से बी एफ एक्स डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ? ए से बी ए प्लस बी माइनस एक्स, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको लिखूं वापस से तो कॉस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 माइनस एक्स बन जाएगा मेरा। और नीचे भी, तो उससे फंक्शन में मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ देखो, जब आप ये ऐड करोगे तो ये बन जा रहा है पाई बाय 2, यानी कि ये कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स बन रहा है, जो कि इसके बराबर होता है मेरा साइन एक्स के बराबर। तो ऊपर देखो साइन एक्स बन गया। कितनी इजिली और ब्यूटीफुली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब मेरा इंटीग्रेशन ये भी वही है क्वेश्चन 2 से, और अगर मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो तो ये भी मेरा वही का वही था। अगर अब मैं दोनों को ऐड मार दूं तो आप जब ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा? ऊपर cos x sin x, और नीचे क्या रह जाएगा? cos x प्लस sin x, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर सेम है, और dx, और इनको मैं 1 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा। i प्लस i आप ऐड कर रहे हो, तो ये रिड्यूस कितना हो जाएगा प्रॉब्लम? dx पाई बाय 3 से पाई बाय 6। तो 1 का हमको पता है कि क्या होता है, इंटीग्रेशन x हो जाता है, और पाई बाय 3 से पाई बाय 6, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6 यानी पाई बाय 6। पाई बाय 3 यहाँ पे क्या है? 60 है, 60 माइनस 30 दैट इज 30। तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 यानी i इज इक्वल टू पाई बाय 12। सो आंसर रिपोर्टेड हियर इज पाई बाय 12। तो इस तरीके से आप डेफिनेट इंटीग्रल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और दिस लीड्स अस टू अवर एंड ऑफ सेशन फॉर चैप्टर नंबर 7। नेक्स्ट अब जो हम चैप्टर करने वाले हैं दैट इज जस्ट एप्लीकेशन ऑफ अवर इंटीग्रेशन चैप्टर। उसमें हम कर्व्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स देखेंगे, उनका एरिया निकालेंगे। तो अब इन केस आपको कोई डाउट होता है इस चैप्टर में तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।